हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को मन लगाकर कर रहे होंगे। जैसा कि आज का टॉपिक जो है हमारा भारत माता जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग भावार्थ, कवि परिचय, ये सब चीजों के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किए थे, पढ़ चुके थे। आज जो है हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा होने वाला है एमसीक्यू। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू है उसी को हम लोग आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने दोस्तों, भाइयों और बहनों के साथ जो है इस क्लास को सबसे पहले आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्या करेंगे, इस क्लास को सबसे पहले शेयर कर दीजिए ताकि जो है उन लोगों तक भी ये जो है क्लास चले जाए और ये भी आप के जैसा ही अपना भाई और जो भी बहन है वो भी आपके जैसे ही तैयारी करके और वो अच्छे अंक को प्राप्त कर सके। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर जो है 5वां नंबर जो अध्याय है वो भारत माता जो है ये काव्य खंड में आता है, जो कि हम लोगों को पता है ये काव्य खंड में आता है। और ये जो है बहुत ही ज्यादा वीवीआई चैप्टर हम इसको कहेंगे, इसको हम लोग वीवीआई चैप्टर बोलेंगे। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो है सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव्स भी पूछा जाता है। इसलिए हम पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताए थे क्या कि ये जो भारत माता जो चैप्टर हमारा 5वां नंबर जो अध्याय है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग अपने दोस्तों, भाइयों और बहनों के साथ जो इस क्लास को शेयर कर चुके होंगे, है ना। तो हम लोग आप क्लास को क्या करें, शेयर कर लिए होंगे आप लोग, हम भी शेयर कर चुके हैं और आप लोग भी शेयर कर चुके होंगे, है ना। क्लास था डे 1 जो था उसको आप लोगों ने कवर कर चुके होंगे। दूसरा जो क्लास था हमारा डे 2 जो था उसको भी आप लोगों ने कवर कर चुके होंगे। जो भावार्थ था उसको आप लोगों ने देख चुके होंगे। नहीं देखे तो सबसे पहले आप जाइए और उस क्लास को आप लोग सबसे पहले पढ़े ताकि क्या हो, वहां से जो भी चीजें है वही क्या है यहाँ पे मिलेगा आपको, वही चीज यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स में मिलेगा। क्योंकि हम कोई भी ऑब्जेक्टिव्स या सब्जेक्टिव्स बनता है वो कहाँ से बनता है, आपको पता है कि जो भी चीजें होता है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो भी होता है वो कभी परिचय से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव्स रहता है। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव कभी परिचय से रहता है। तो आप लोग सबसे पहले उस क्लास को आप लोग जाके क्या करें, कवर कर ले। और आज की क्लास जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि लिखा हुआ है बिहार बोर्ड 2027, हम लोग 27 की तैयारियां कर रहे हैं। तो हम लोग को पता है कि इसका तैयारी हम लोग करने वाले हैं, है ना। अध्याय हमारा 5 है, भारत माता चैप्टर का नाम है, ये हमारी जो है भारत माँ है। ठीक है, ये हमारी भारत माँ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माँ बोल रहे हैं। ठीक है, इसी माँ की जो है ना आंचल जो है गंदा हो गया था, मटमैला हो गया था, अंग्रेज वालों ने कर दिया था, उसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो वीवीआई जो है ना, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। डे 3 होने वाला है हमारा, है ना, डे 3 होने वाला है। तो हमारा जो है पहला नंबर जो है देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो है हमारा पहला नंबर जो प्रश्न आ रहा है, पहला नंबर जो प्रश्न है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि ये गोधूली जो है ना, गोधूली भाग 2 हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। काव्य खंड का जो गोधूली भाग यानी कि 10 का जो क्लास 10 का जो है बुक है वो गोधूली भाग 2 ही है। और ये जो है 5वां नंबर अध्याय है जिसको लिखे हैं सुमित्रा नंदन पंत। कौन लिखे हैं? सुमित्रा नंदन पंत लिखे हुए हैं, जो एक छहवादी युग के कवि है। हम पिछले क्लास में इस सब चीजों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग उस चीज को पढ़े होंगे, तभी आप लोग को, तभी आपको ये जो है ना ऑब्जेक्टिव्स आप खुद बनाएंगे, हमको बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। आप खुद कहेंगे कि जी जी सर आप जो है बना रहे हैं, जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो खुद ब खुद आप कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, खुद ब खुद करेंगे, हमको बताने के आंसर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। देख लीजिए ना, आप पहले बोर्ड पे जो क्वेश्चन है, पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसका आप ही लोग आंसर जो है कमेंट करेंगे यहाँ पे, है ना। सबसे पहले आप ही लोगों को जो है ना आंसर बताएंगे। पहला नंबर जो प्रश्न हमको दिख रहा है वो है हमारा भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है। ये प्रश्न हम लोगों को पूछ रहा है, कह रहा है क्या कि भारत माता जो चैप्टर जो था
वो भारत माता जो चैप्टर है उसका शीर्षक जो था वो कहाँ से संकलित है। तो हम लोग पढ़े थे, परिचय कभी परिचय में पढ़े थे, नीचे में लिखा हुआ था, हम कहे थे ना, याद रखिएगा आप लोग कि जो है ये कहाँ से लिया जाता है चैप्टर, आपको पूछेगा, क्वेश्चन रहता है। देखिए ये पहला जो प्रश्न हम लोगों को सामने ही प्रकट हो रहा है वो दिखाई पड़ रहा है कि भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है। इसका मतलब होता है, कहाँ से संकलित कहने का मतलब होता है लिया गया है, एक्चुअली में कहेंगे ये लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है इसका मतलब होता है कहां से लिया गया है। तो कहां से लिया गया है आप ही लोग बताइए, कहां से लिया गया है। तो आप ही लोग कहेंगे कि आप ही लोग कहेंगे कहां से लिया गया है, तो हम लोग कहेंगे ग्राम्य से लिया गया है। क्या ग्राम्य से लिया गया है ना। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, बी होगा, सॉरी इसका आंसर डी होगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी हमारा आंसर बिल्कुल क्या है, राइट है। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर जो प्रश्न दिख रहा है, दूसरा नंबर जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है, दूसरा नंबर जो हमारा प्रश्न आ रहा है वो है हमारा भारत माता। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत माता के रचयिता कौन है। रचयिता कहने का मतलब पता है, रचयिता मतलब, अरे बाबू रचयिता कहने का मतलब होता है लिखने वाले व्यक्ति का नाम होता है। इतना सिंपल बात है, रचयिता कहने का ही मतलब होता है जो कवि है ना, कवि की बात किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखने वाले कवि है उन्हीं का बात किया गया है। रचयिता कौन है, तो ऊपर में भी आप लोगों को दिख रहा होगा, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि ये सुमित्रानंदन पंत लिखा हुआ है। तो स्वाभाविक बात है जो क्या होगा, भारत माता के रचयिता होंगे सुमित्रानंदन पंत। बिल्कुल बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर दिख रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न हम लोगों को स्क्रीन पे है कि सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं। लो आ गया ना आप लोगों को सामने ये भी प्रश्न। उम्मीद हम बार बार रिपीट कर रहे थे कि आप बताएंगे कि सुमित्रानंदन पंत जो है किस युग के कवि है। तो बार बार हम इस चीज को बोल रहे थे किस युग के कवि है, किस युग के कवि है। तो आप लोग कहेंगे क्या, ये छायावादी युग के कवि है। सी नंबर हमारा ऑप्शन सही है, बिल्कुल क्या है, सी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया बात। आप लोग क्या कहेंगे, हमारा बी नंबर, सॉरी सी नंबर जो है हमारा आंसर बिल्कुल क्या है, तीसरा का करेक्ट आंसर है। तो हम लोग यहाँ पे तीन गो पढ़े क्वेश्चन, भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित किया गया है, तो ग्राम्य से संकलित है। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर प्रश्न था भारत माता के रचयिता यानी कवि का नाम क्या है, तो सुमित्रानंदन पंत कहेंगे। सुमित्रानंदन पंत क्या कहेंगे, सुमित्रानंदन पंत बोलेंगे। और तीसरा नंबर प्रश्न था हमारा कि सुमित्रानंदन पंत जो है किस युग के कवि है। युग मतलब किस टाइम के कवि है, युग मतलब यही होता है ना, युग कहने का मतलब होता है समय। अरे इसका मतलब क्या होता है, समय होता है। किस समय के कवि है, तो ये है हमारा छायावादी युग के कवि, कौन, सुमित्रानंदन पंत है। इसके अलावे भी हम लोग और भी जो है ना कवि के बारे में पढ़े थे, जब पढ़ा रहे थे क्लास में, आप लोगों को बता रहे थे, परिचय बता रहे थे, उस टाइम जो हम बताए थे कि सुमित्रानंदन पंत के अलावे भी जो है ना तीन और भी ऐसे लोग हैं जो छायावादी युग के स्तंभ माने जाते हैं। आप कमेंट करके आप लोग बताइएगा इसका, ये जो है जो कौन कौन व्यक्ति है ऐसा जो छायावादी युग में आते हैं। हम पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे, इसलिए आप लोगों को अब भी बताएंगे, कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि ये क्या होगा इसका आंसर, है ना। ये छायावादी युग में कौन कौन से लोग आते हैं ये बताइएगा। चलिए हमारा जो है नेक्स्ट प्रश्न जो है आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे जो चौथा नंबर प्रश्न हम लोगों के सामने दिख रहा है वो है हमारा, चौथा नंबर जो प्रश्न हम लोग के सामने दिख रहा है वो कह रहा है क्या, ये चौथा नंबर प्रश्न जो है वो है हमारा कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। आप बताइए, सुकुमार कवि, सुकुमार कहने का मतलब क्या होता है, पहले आप बताइए कि सुकुमार कहने का मतलब सबसे पहले क्या होता है, ये आप बताएंगे। ठीक है, सुकुमार कहने का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल आसान तरीके से प्रकृति से प्रेम करने वाले जो कवि होते हैं, जो बिल्कुल आसान तरीके से रहने, सिंपल तरीके से रहने वाले लोग होते हैं, उसको कहा जाता है सुकुमार। ठीक है, आप लोगों को पता होगा घर में माता कहती है, हमारी माँ बोलती है कि हमारा बेटा बड़ा सुकुमार है ना, काम काज नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, एकदम सुकुमार है, कोमल कली के तरह रहता है ना। उसको थोड़ा सा भी मार दो तो एकदम रोने लगता है। तो वही उसी प्रकार के जो है ना बात यहाँ पे भी पूछा जा रहा है
कि प्रकृति का सुकुमार किसको कहा गया है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, किस कवि की बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग कहेंगे सुमित्रानंदन पंत जी को कहेंगे। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी आप लोग क्या कहिएगा, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 5वां नंबर हमारा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों के सामने प्रकट है कि सुमित्रानंदन पंत जो है किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंदन पंत जो है उनको किस रचना, ऐसा कौन सा रचना लिखे थे जिसके ऊपर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था, सम्मान मिला था। ये बात भी आप लोगों को हम जब चैप्टर में पढ़ाए थे, कभी परिचय जब पढ़ाए थे उसी टाइम आप लोग कहे थे कि ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ये लाइन है आप इसको याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा, है ना। आप लोग भी इसका आंसर कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। सुमित्रानंदन पंत जो है को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो आप लोग कहेंगे इसका आंसर बिल्कुल डी हमारा सही है, चिदम्बरा पे मिला था इनको। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि ये जो पुरस्कार है वो किस पे मिला था, तो जब ये चिदम्बरा लिखे थे, एक्चुअली में है तो इन्हीं का सब रचना, ग्राम्या भी इन्हीं का है, स्वर्ण गोधूली धूली भी इन्हीं का है, युगवाणी भी इन्हीं का है। बट इसमें प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ऐसी रचना लिखे थे, कौन सा ऐसा रचनाएं किए थे सुमित्रानंदन पंत जो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। साहित्य हमारा हिंदी साहित्य जो है उसमें आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और उस ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाने के लिए इनको जो है ना, ये वाला डी नंबर हमारा ऑप्शन सही है, चिदम्बरा। ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इस क्लास को बेहतरीन तरीके से करने के लिए आप लोग जो है ना क्लास को शेयर भी करते रहिएगा, ताकि हम लोगों को मनोबल बढ़े और अच्छा से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसको रट लो, है ना, याद कर लो, चाहे जो जैसे हम, वैसे तो याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम इस प्रकार से ही बता देते हैं ताकि किसी को याद करने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ता है। ऐसे ही जो है ना, प्रश्न हम लोगों के सामने 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंत जी का अंतिम काव्य कौन था। काव्य का मतलब होता है भाई कविता, क्या होता है, इसका मतलब होता ही है कविता। क्या होता है, कविता होता है। तो अंतिम जब ये लिखे थे ना, ये भी बात बड़ा इंपॉर्टेंट था, हम चैप्टर में पढ़ाए थे जब कवि परिचय पढ़ाए थे, उस टाइम कहे थे कि सब याद रखिएगा आप लोग कि अंतिम है, अंतिम काव्य है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अंतिम जो काव्य लिखे थे उसका नाम क्या था, बताइए। ऑप्शन बी होगा क्या, चिदम्बरा होगा क्या, अरे नहीं होगा, ये तो नहीं होने वाला है। युगांत होगा क्या, नहीं होने वाला है। ये ग्राम्य होगा क्या, नहीं होने वाला है। ये था हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, लोकायतन। क्या था, लोकायतन जो है इनका सबसे लास्ट और लास्ट जो है काव्य रचनाएं था, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, क्लास को देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने आ रहा है, 7वां नंबर प्रश्न दिख रहा है। 7वां नंबर प्रश्न जो हम लोगों के सामने आ रहा है, स्क्रीन पे लगा है, वो है हमारा पंत जी का जन्म कब हुआ था। ये भी बात इंपॉर्टेंट ही है, याद रखिएगा आप लोग, इस चीज को भी इंपॉर्टेंट बना लीजिए, VVI कर लीजिए इसको भी, ये प्रश्न को भी आप लोग भी क्या कर लीजिए, इसको भी आप VVI बोलते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये करके रखिएगा आपको, है ना। आप लोग जिसको नोट कर लीजिएगा VVI में। पंत जी का जन्म कब हुआ था, अरे बिल्कुल आसान है याद रखना, क्या कुछ है इसमें, सीधा सीधा सिंपल सा है, 1900 ईस्वी। डायरेक्ट किधर गया, ये है हमारा 1900 ईस्वी, इसमें कुछ है ही नहीं, ना इधर ना आगे ना पीछे, कुछ नहीं है, डायरेक्ट सीधा सीधा है और बिल्कुल आसान है। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया। ये प्रश्न कह रहा है, 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, पूछ रहा है, ये प्रश्न बोल रहा है। तो कैसा होगा आप लोग बताइए, कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, ये वाला कहेंगे ऑप्शन बिल्कुल हमारा आदर्श तो होगा नहीं, काल्पनिक नहीं होगा, ये हमारा बिल्कुल क्या है, सी नंबर करेक्ट आंसर है। इसका भी सी नंबर आंसर बिल्कुल क्या है,
करेक्ट है। जो 8 नंबर का भी सी होगा। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया था, आप लोग कहेंगे सी होगा। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है 9वां नंबर प्रश्न, 9th नंबर प्रश्न हम लोग के सामने प्रकट है कि कह रहा है भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। ये बात आप बताइए कि क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत माता के श्रेष्ठ मुख, श्रेष्ठ मतलब अच्छा सा मुख की तुलना जो है, यानी उनकी जो भारत माँ है हमारी, उसका जो है तुलना किससे किया गया है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सूर्य कहेंगे, ये होगा क्या, नहीं होगा। पुष्प होगा क्या, नहीं होगा। कंचन होगा क्या, नहीं होगा। तो हम लोगों का आंसर जो है बिल्कुल डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है देख लीजिए आप लोग, ये पूछा हुआ प्रश्न है जो भी है, ये सबका सब पूछा हुआ है। बोर्ड में 2018 ईस्वी में पूछा हुआ है, ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। ये प्रश्न अभी हम बताए थे ना कि ये बीबीआई प्रश्न है, ये ऊपर वाला ये बीबीआई प्रश्न है ना, बोले थे ना। देखिए बिहार बोर्ड में 2021 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2022 में भी रिपीट किया क्वेश्चन है ना। इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस सब को बीबीआई करते चलिएगा। हम जो कहेंगे उतना आप लोग कर लेंगे ना, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे रिजल्ट लाएंगे। हमें पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। ठीक है, आप अगले जो है क्वेश्चन में देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 10 नंबर प्रश्न हम लोग के सामने ये है, कह रहा है क्या कि सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा। अरे मिट्टी का प्रतिमा उदासीनी, इसका मतलब आप लोग बताइए, इसका मतलब जो है क्या होता है। इसका मतलब सबसे पहले आप लोग बताइए। तो मिट्टी का जो नहीं बना होता है मूर्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी को कहा गया है। ठीक है, तो मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा गया है, तो बताइए आप लोग। ऑप्शन में है क्या लिखा हुआ है, भारतीय जनता को कहा गया था क्या। ये भी नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट नहीं है ये, है ना। ये भारत माता के संतान, ये भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट नहीं है। तो भारत माता के नेता, अरे ये तो सबसे और बेकार चीज है। नेता फेता के बारे में तो और घटिया, ये तो सबसे बेकार लोग हम इसको कहते हैं, नेता को कहते हैं। कोई अगर बर्बाद करने में, भारत माँ को जो है ना बर्बाद अगर कोई करता है ना, तो नेता लोग ही सबसे ज्यादा करने का काम करता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा ना, ये हमारा भारत माता ही होगा। ये सी नंबर ऑप्शन इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी नंबर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। 11 नंबर प्रश्न हम लोग के सामने है कि सुमित्रानंदन पंत ने प्रवासिनी किसे कहा है। इसके बारे में आप लोगों को हम बताए थे, पढ़ाए थे, उस समय कहे थे प्रवासिनी कहने का मतलब होता है कि दूसरे जगह से आके बस जाना, रहने लगना, दूसरे स्थान से आकर रहने लगना, ये कहे थे ना। इसका मतलब यही कहे थे ना, प्रवासिनी कहने का मतलब ये होता है। तो भारत माता जो है ना, सुमित्रानंदन पंत ने प्रवासिनी किसे कहा था, कविता में प्रवासिनी किसे कहा है, तो भारत माता को कहा है। बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है इसका, भारत माता को कहा था। ये जो है ना सुमित्रानंदन पंत ने कहे थे कि प्रवासिनी कौन है, तो भारत माता है। ठीक है, इसका बिल्कुल सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न हम लोग के सामने ये है कि सुमित्रानंदन पंत को किसका हास्य भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है। किसका कहेंगे, तो सुमित्रानंदन पंत को किसका हास्य भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है। तो जनता का होगा क्या, नहीं होगा। अंग्रेज का होगा क्या, नहीं होगा। तो भारतीयों का होगा क्या, अरे नहीं होगा। तो भारत माता का होगा। बिल्कुल सी नंबर करेक्ट इसका भी क्या है, आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 12 नंबर का भी सी नंबर, यानी कि भारत माता हमारा इसका भी आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, थोड़ा फास्ट खींचेंगे। पॉज ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारा है, 50 से ऊपर है ऑब्जेक्टिव्स, तो टाइम ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों को पढ़े हुए हैं, तो आप लोगों को पता है इसका आंसर। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते जाइए और आंसर जो है देते जाइए। हम भी थोड़ा फास्ट खींचते हैं। ठीक है, 13 नंबर यानी कि प्रश्न हम लोग के सामने है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, 13 नंबर प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी बीबीआई क्वेश्चन है।
इसको भी आप भी ये जो है ना करके आप कर लीजिएगा। VVI प्रश्न इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। और वो उसमें भी क्या कीजिएगा, तो सुमित्रानंदन पंत का आप पहले सबसे पहले ये बताइए कि जन्म हुआ था कहाँ एक्चुअली में। आप बताइएगा कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था। ये होगा क्या, नहीं होगा भाई, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था क्या, नहीं होगा इसका। भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था यहाँ पे, है ना। दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था क्या, नहीं हुआ था, यहाँ पे जन्म हुआ था। तो ये हुआ था कौशानी उत्तरांचल में हुआ था, उत्तरांचल में। और ये नाम सबसे ज्यादा आप याद करके रखिएगा, ठीक है। ये जो है ना, इसको आप लोग जो है ना सबसे ज्यादा याद करके रखिएगा। उत्तरांचल को छोड़ भी दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कौशानी पूछता है कहाँ हुआ था जन्म, कौशानी में। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर जो है हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है, वो है कौशानी में इनका क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था। याद रहेगा आप लोग को, हाँ याद रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा, आपको याद रहेगा। कौशानी आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, कौशानी होगा। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आ रहा है बात, बिल्कुल समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ रहे हैं, सभी प्रश्न का आंसर बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत के माता का क्या नाम था। सुमित्रानंदन पंत के माता का क्या नाम था, बताए थे आप लोगों को क्या, कि सरस्वती देवी। बिल्कुल करेक्ट, हमारा आंसर ये हमारा सही है। इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर बी होगा, सरस्वती देवी। ये हमारी सरस्वती माँ है ना, उन्हीं के नाम पर आप लोग याद रख लीजिए कि सरस्वती देवी इनकी सुमित्रानंदन पंत के माँ का नाम था। अरे 100 से सरस्वती और 100 से सुमित्रानंदन पंत, दोनों 100 से है, बिल्कुल आसान है याद रखना। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है कि पंत जी के पिता का क्या नाम था। सुमित्रानंदन पंत के पिता का क्या नाम था, तो आप लोग क्या कहेंगे, गणेश दत्त कहेंगे क्या, ये नहीं है, बिल्कुल सही, ये नहीं है, बिल्कुल गलत है। गंगाधर भी नहीं होगा, गणपति दत्त भी नहीं होगा, इनके पिता का नाम गंगा दत्त था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत माता का आंचल कैसा है। ये भी बहुत ज्यादा कहेंगे तो VVI बोल सकते हैं इसको भी। तो भारत माता का आंचल क्या नीला कलर का हुआ था क्या, नहीं हुआ था ना, ये भी गलती है। हरा कलर का हुआ, नहीं हुआ था। लाल हुआ था क्या, नहीं हुआ था। आप कहेंगे कि धूल भरा सा, मतलब अंग्रेज वालों ने इतना जो है ना धूल मचाया, उत्पात मचाया कि हमारी जो भारत माँ थी ना, उस भारत माँ का आंचल जो है ना एकदम सा क्या हो गया था, धुंधला पड़ गया था, गंदा सा मटमैला पड़ गया था। आप लोग पढ़े होंगे इस चीज को आप लोग, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न हम लोग के सामने है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। अरे इसको भी आप VVI में कर लो, इसको भी आप VVI कर लो तो अच्छा है। आप लोग अगर इसको भी आप लोग VVI कर लेंगे ना, तो बिल्कुल भी कि उसमें कोई जो है ना त्रुटि वाली बात नहीं है। ये तो कभी कभी 2 नंबर में पूछ देने वाला प्रश्न है कि भारत माता कहाँ निवास करती है, 2 नंबर में भी पूछ देता है प्रश्न। तो आप क्या कहिएगा इसका आंसर, कहाँ निवास करती है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। ये ग्रामवासिनी यानी कि गांव में वास करती है। भारत माता कहाँ निवास करती है, तो आप लोग कहेंगे ग्रामवासिनी, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है गांव में। ठीक है, क्या कहिएगा इसका, गांव में। हमारा जो गांव है ना, क्योंकि हम भी गांव से आते हैं तो इसके बारे में हम अच्छा से जानते हैं। तो हमारी भारत माँ कहाँ पे निवास करती है, तो गांव में निवास करती है। इसको आप VVI में कर लीजिए और सी नंबर हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत माता के कितने संतान थे। चैप्टर में हम बताए थे कि भारत माता के कितने संतान थे। तो आप लोग क्या कहिएगा, 20 कोटि कहिएगा क्या, नहीं कहिएगा। 50 कोटि कहिएगा क्या, अरे कोटि का मतलब पता है, सबसे पहले ये हमको बताइए इसका मतलब क्या होता है, मालूम है। इसका मतलब भी हम बताए थे, पढ़ाए थे उसी टाइम जो है बताए थे। इसका मतलब होता है करोड़। क्या होता है, करोड़ होता है। कितना करोड़ है था, जिस समय ये चैप्टर लिखा गया था उस समय जो है भारत माता के कितने संतान, अरे संतान कहने का मतलब, अरे बिल्कुल आसान बात है। या संतान कहने का मतलब है कि
मानव की बात कर ले, ठीक है, कितने मानव यानी कि जनसंख्या कितना था वहां पर, तो ये दोनों तो नहीं है, 60 कोटि भी नहीं है, ये हमारा 30 कोटि संतान थी। जब चैप्टर लिखा गया था, सुमित्रा नंदन पंत जी ने जो है भारत माता जो है चैप्टर जब लिखे थे, तो उस समय जो है ना भारत में 30 करोड़ संतान थी। अगर हम आपसे पूछेंगे कि अभी जो है वो वर्तमान में भारत में कितने संतानें हैं, तो आप क्या कहिएगा? आपको हम बताए हुए हैं, कमेंट करके आप पहले बताइएगा। सबसे पहले इसका आंसर आप कमेंट में जवाब देंगे, हम नहीं बता पाएंगे अभी। अब अभी हम बताएंगे भी नहीं, हमको तो पता ही है, आपको भी पता है, आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमने पढ़ाए थे उसी टाइम बताए थे कितना है। ठीक है, चलिए 18 के बाद हम लोगों के सामने जो है प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। क्या दिख रहा है? 19 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, 19 नंबर प्रश्न है कि गीता गीता प्रकाशनी किसे कहा गया है? गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? क्या कहिएगा इसका आंसर? आप कमेंट में पहले आप बताइए, है ना, कमेंट में आप जवाब दीजिएगा, गीता प्रकाशनी किसे कहा गया है? क्या कहिएगा आप? राम भारतीय को कहिएगा क्या? अरे भारतीय के बारे में तो नहीं कह सकते हैं। अंग्रेज को कहिएगा क्या? नहीं कह सकते हैं। सीता माता के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़े थे, ये पढ़े थे हम भारत माता के बारे में, तो हम भारत माता कहेंगे। इसका भी आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल क्या है? बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, गीता प्रकाशनी किसे के लिए प्रयुक्त है? तो भारत माता के लिए प्रयुक्त है। 20वां नंबर प्रश्न चलिए आता है कि को कवि ने गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? ये बात भी बताया गया था। क्या कहा गया था? भारत माता की दो आंखें हैं, भारत माता की दो आंखें है कहा गया था। भारत माता के दो पैर है क्या? आंख है क्या? हाथ है क्या? ये कहा गया था क्या? भारत माता के दो पैर है कहा गया था। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? आप बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी, फटाफट कमेंट कीजिए। तो आपको हम कहे थे कि भारत माँ जो है ना, भारत माता की ये दोनों, एक गंगा और एक यमुना, ये प्रथम नदी और दूसरी नदी ये है, और ये दोनों भारत जो माँ है ना, ये दोनों भारत माँ की क्या है? आंख है, आंख है ये। आंख क्या है? आंख, आंखें भारत माँ की ये आंखें हैं, ये दोनों। ठीक है, ये भारत माँ की क्या है? आंखें है। क्या होगा इसका आंसर? तो बताइए आप लोग। ए नंबर ऑप्शन सही नहीं है, ये सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर सही है, बी नंबर, सॉरी ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग के सामने 21 नंबर प्रस्तुत कर रहा है कि तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि भारतीयों के किस स्थिति का चित्रण किया है? अरे तरुतल मतलब क्या होता है? तरुतल कहने का मतलब भी बताया गया था चैप्टर जब पढ़ाए थे उसी टाइम। तरु मतलब वृक्ष होता है, तल मतलब नीचे होता है, तो उस तरु तल के नीचे कौन दीनहीनता से जो है ना, दीनहीन व्यक्ति रह रहा था, क्योंकि उसको अंग्रेज वालों ने इतना जो है ना दबोचा था कि जिसके कारण उसके पास घर नहीं रहने के लिए रहता था, रहने के लिए घर नहीं होता था, भोजन नहीं कर पा रहा था सही से, तो रहता था कहाँ? पेड़ के नीचे, वही तरुतल के नीचे निवास करता था। कौन व्यक्ति? तो दीनहीन व्यक्ति था, जिसका दीन खराब हो चुका था, दीनहीनता आ गई थी। इसीलिए इसका बी क्या है? हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के सामने, 22 नंबर प्रश्न है कि 22 नंबर प्रश्न कहेंगे, कहा जाता है 22 नंबर प्रश्न ये है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। 22 नंबर, और ये भी है प्रश्न, इसको आप करिए VVI, ऑब्जेक्टिव VVI कर लीजिए इसको भी। सुमित्रानंदन पंत की रचना है, पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ये भी इस प्रकार का भी प्रश्न मिलेगा, ये इस प्रकार के भी प्रश्न आप लोगों को सामने प्रकट हो जाता है। पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें से कौन सा सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा इस प्रकार से, चिदम्बरा दिया रहेगा, उच्छ्वास दिया रहेगा, ग्राम्या दिया हुआ रहेगा। आप बताइए कौन सा होगा, कौन होगा इसका आंसर? अरे बी ग्राम्या तो है ही, उच्छ्वास नहीं है क्या? चिदम्बरा नहीं है क्या? ये सभी है, सभी है, सभी बिल्कुल। डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर सही है, करेक्ट आंसर डी है।
और इनमें से सभी। ऑप्शन इस प्रकार से देगा, इनमें से सभी, इनमें से नहीं भी, इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार का ऑप्शन देगा। तो ध्यान से मारिएगा आप ऑप्शन में। अगर आप मान लेते हैं कि बी ऑप्शन कर दे रहे हैं, ग्राम्य कर रहे हैं, उधर उच्छ्वास और चिदम्बरा नहीं है क्या? ये सुमित्रानंदन पंत का ही रचना, ये दोनों भी तो उन्हीं का रचना है, फिर ग्राम्य सिर्फ कैसे कहेंगे? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत की रचना है, डी नंबर ऑप्शन सही है, इनमें से सभी है। 23 नंबर प्रश्न क्या है? पंत जी किसके समर्थक थे? सुमित्रानंदन पंत जी किसके समर्थक है? तो मानवतावाद के हैं और समाजवाद के हैं। ए और बी हमारा बिल्कुल क्या है? दोनों सी नंबर ऑप्शन सही है। ए और बी दोनों क्या है? सुमित्रानंदन पंत जो है दोनों के समर्थक थे, मानवतावाद का भी समर्थन करने वाले हैं और समाजवाद का भी समर्थन करते हैं। ये दोनों का समर्थन करते हैं। ये एक का नहीं समर्थन करने वाले व्यक्ति है, ये सभी का समर्थन करने वाले व्यक्ति है। तो मानवतावाद भी होगा और क्या होगा? मानवतावाद भी हो जाएगा और समाजवाद भी होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कहेंगे सी हमारा बिल्कुल क्या है? तो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। फटाफट हम लोग स्पीड थोड़ा ज्यादा करेंगे, पढ़ेंगे स्पीड में थोड़ा, क्योंकि अभी प्रश्न और भी है। 24 नंबर प्रश्न हम लोग के सामने है कि युगांत रचना है इनका, युगवाणी रचना है इनका, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ के रचनाकार कौन है? ये रचनाकार की बात कर रहा है लोग। हाँ, ये प्रश्न कोई बड़ा सा है क्या? ये प्रश्न रटना पड़ेगा। अरे बार बार रिपीट करके कहे थे क्या कि सब का सब, ये भी, ये चिदम्बरा हो गया, ग्राम्य हो गया, उच्छ्वास हो गया, इधर युगांत हो गया, युगवाणी हो गया, स्वर्णधूलि हुआ, स्वर्ण किरण हो गया, स्वर्ण किरण हो गया, युगपथ हो गया। ये सबके रचनाकार जितना भी है वो सबका सबके रचनाकार क्या है? बी नंबर ऑप्शन में जो है सुमित्रानंदन पंत ही ये सबके सब रचनाकार है। ठीक है, इतना तक क्लियर है? इतना तक क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। तो आप लोग क्या कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हमारा एक प्यारा सा चैनल का नाम है मार्स क्लासेस। मार्स क्लासेस, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों तक भी ये क्लास चले जाए और उन लोगों को भी ये चीज का ज्ञान आ जाए, ताकि वो छूटे ना उन लोग। आपको साथ में चलना है लेके अपने दोस्तों को भी। सच्चा दोस्त वही होता है जो क्या करता है? साथ में लेके चलने का काम करता है, सभी को पीछे छोड़ता नहीं है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने जो है 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 25 प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पंत जी का निर्धन कब हुआ था? ये बात पूछा जा रहा है कि सुमित्रानंदन पंत का मृत्यु कब हुआ था। तो आप क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? 19 दिसंबर 1977 ईस्वी को कहिएगा क्या? नहीं कहिएगा इसको नहीं कहिएगा। 29 दिसंबर 1978 को कहिएगा क्या? नहीं कहिएगा। 9 दिसंबर 1977 ईस्वी को कहिएगा? नहीं कहिएगा। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। हमको कहना है सी नंबर ऑप्शन सही है, 29 दिसंबर कहिएगा। इसका आंसर बिल्कुल क्या है? 1977 ईस्वी में इनका क्या हो गया था? निर्धन हुआ था, मृत्यु हो चुका था 1977 ईस्वी में। 26 नंबर प्रश्न क्या है कि सुमित्रानंदन 26 नंबर प्रश्न है कि भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ के किस काव्य संकलन से संकलित है? लो दोबारा प्रश्न है ये दोबारा से पूछा हुआ प्रश्न, दोबारा आया हुआ प्रश्न है। इसके ऊपर एक बार पढ़ चुके हैं कि कहाँ से संकलित है। हम लोग पहले प्रश्न ऊपर में पढ़े हुए हैं कि संकलन कहाँ से किया गया है। तो आप कहिएगा इसका आंसर बिल्कुल क्या है? बी हमारा सही है, ग्राम्य से संकलित है। भारत माता पाठ जो है कहाँ से लिया गया है? तो ग्राम्य से लिया गया है। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव पड़ा है? किसका प्रभाव पड़ा है? ग्राम्य जो है काव्य है, काव्य संकलन के कविताओं पर किसका प्रभाव पड़ा था? तो आप लोग कहेंगे गांधी जी क्या? नहीं कहेंगे। यथार्थवादी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। अध्यात्मक वाद कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। अरविंद का पड़ा था, अरविंद जी का पड़ा था। ये हमारा बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न हम लोग के सामने है
कह रहा है प्रश्न 28 नंबर क्या कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। ऑप्शन में देखिए तो क्या सही है। ऑप्शन से इसको आप लोग काटेंगे, ऑप्शन से ही छाटना है। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाना जो है ना बहुत आसान है यदि आप पढ़े होंगे ना। नहीं भी याद कर लिए करेंगे, क्लास को अगर आप सही तरीके से पढ़ लिए, परिचय और भावार्थ को आप पढ़ लिए तो समझिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है। ऑप्शन से आप काट के हटा सकते हैं। जो प्रश्न का आंसर आपको नहीं भी मालूम रहेगा उसका भी आप जवाब दे दीजिएगा। कैसे दीजिएगा, देखिए कैसे देते हैं इसको, कैसे दीजिएगा वो हम अब भी बता रहे हैं। आपका ऑप्शन से काटिए तो भारत माता का संबंध के बारे में नगर वासनी, ये तो हम लोग नहीं पढ़े थे ना। नगर वासनी इसके बारे में तो कहीं पे नहीं चर्चा था। विद्या वासनी के बारे में कहीं पे हम लोग पढ़े थे क्या, नहीं पढ़े थे ना। इसके बाद शैलवासिनी के बारे में पढ़े थे क्या, नहीं पढ़े थे ना। ये हम लोग पढ़े थे ग्राम वासनी के बारे में। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर हम लोगों के सामने जो है ना वो सी वाला सही है बिल्कुल। क्या 28 का आंसर सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो ग्राम में। 29 नंबर प्रश्न हम लोग के सामने है कि सरबिंदु हासिनी कौन है। सरबिंदु हासिनी कौन है, बताइए आप इसका आंसर। सरबिंदु हासिनी कौन है, बताइए आप इसका आंसर। सरबिंदु हासिनी किसको कहा गया है, किसको कहिएगा आप, किसको कहिएगा। अरे जनता को तो नहीं होगा, ऑप्शन से हटा लो ना भाई। माता को तो नहीं कहिएगा, प्रजा को नहीं कहिएगा, भारत माता को कहिएगा। बिल्कुल डी हमारा सही आंसर है। ठीक, उसके बाद है हम लोग के सामने दिख रहा है 31 नंबर प्रश्न है कि शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शरतेंदु मतलब क्या होता है बताइए। शरद ऋतु का चंद्रमा, क्या बोलिएगा इसका आंसर। 30 नंबर जो प्रश्न है शरतेंदु का कहने का मतलब क्या होता है, आप बताइए, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। शरतेंदु का मतलब शरद ऋतु की वर्षा, नहीं कहिएगा। शरद ऋतु का सूर्यास्त कहिएगा, नहीं कहिएगा। शरद ऋतु का सूर्योदय कहिएगा, नहीं कहिएगा। इसका आंसर कहिएगा तो शरद ऋतु का चंद्रमा कहिएगा। शरद ऋतु में जो चंद्रमा, जो मामारी चंदा मामा जो निकलती है ना उसकी बात किया जाता है, उसी को कहा जाता है शरतेंदु। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे जो है पढ़िए, बढ़िए आगे। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पंत का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी रिपीट प्रश्न है ना, दोबारा से है ना प्रश्न आया हुआ। कहाँ हुआ था आप बताइए। आप बताएंगे इसका आंसर, हम नहीं बताएंगे इसका आंसर। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि बी नंबर ऑप्शन इसका क्या है, सही होगा। कौसानी में इसका जन्म हुआ था। अल्मोड़ा जिला था। जिला की अगर बात करें, जिला की बात करें तो अल्मोड़ा और कौसानी हो गया स्थान। इसके बारे में भी आपको हम बार बार बोल चुके हैं, कितना बार बोल चुके हैं। स्थान जो है ना, ये सुमित्रानंदन पंत का जो है जन्म से रिलेटिव स्थान के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है ना, स्थान पूछता है कौसानी। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी थी। किस शीर्षक से कविता लिखी थी, तो गिरजे का घंटा, ये वाला सही है ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन सही है, गिरजे का घंटा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गिरजे का क्या कहिएगा, घंटा बोलिएगा इसका आंसर। ठीक है, 33 नंबर हम लोगों के सामने प्रश्न है कि गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है। ये भी एक प्रकार से कहेंगे तो दोबारा ही प्रश्न है, दोबारा से पूछा हुआ ही प्रश्न है। कहिएगा आप क्या, भारत माता के दो हाथों कहिएगा, नहीं कहिएगा, आठ कहिएगा। बिल्कुल सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, आगे 34 नंबर प्रश्न क्या है कि 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत माता के निवासियों को कैसा चित्र प्रस्तुत किया है, तो कैसा कहिएगा। ए नंबर बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है। 35 नंबर प्रश्न क्या है, कवि के अनुसार भारत माता की आंखें है क्या। भारत माता की आंखें किसके समान है, अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं ये प्रश्न, गंगा यमुना के समान है। ये हमारा बिल्कुल क्या है, ये ऑप्शन सही है। तो 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 30 कोटि संतान डैश, खाली स्थान है और तन, तो क्या है 30 कोटि संतान क्या होगा, अर्ध होगा क्या, नहीं होगा। मूड होगा क्या, नहीं होगा। ये होगा क्या, नहीं होगा। ये होगा क्या, नहीं होगा। तो तरु होगा, नहीं होगा। तो नग्न होगा। 30 कोटि संतान नग्न भयो, ये लाइन था
कविता का पंक्ति था, 30 कोटि संतान नग्न भयो नंगे पांव जो रह रहा था, 30 कोटि संतान ये वृक्ष के नीचे वास करता था, इसीलिए इसका आंसर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 36 के बाद हम लोग के सामने 37 नंबर प्रश्न आ रहा है। ये 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत माता सारे जग की क्या है रे, क्या है बाबू बताइए आप, क्या है आप बताइए, क्या कहिएगा इसका आंसर। भारत माता सारे जग की क्या है, देवी है क्या, नहीं, बहन है क्या, नहीं, बहन नहीं है, इनमें से सभी है क्या, नहीं, बी हमारा बिल्कुल सही है, माँ है हमारी भारत माँ, नाम से ही स्पष्ट है भारत माँ। क्या कहते हैं, क्या कहिएगा आप, भारत माँ कहिएगा, क्या बोलिएगा इसका आंसर, तो आप कहिएगा भारत माँ, क्या कहिएगा, भारत माँ कहिएगा इसका आंसर। क्या बताइएगा आप लोग, बताइए कमेंट करके, कमेंट करते रहिए, कमेंट में रुकना नहीं चाहिए, कमेंट से भर देना है, सब का सब जो है ना आंसर को आप लोग देते रहिए और कमेंट से जो है ना इसको भर दीजिए। इतना बेहतरीन तरीके से हम पढ़ा ही देते हैं ना, इतने तोड़ तोड़ के हम चीजें बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिव बनाते समय जो है ना किसी को कोई दिक्कतें नहीं होता है, कोई परेशानी ही नहीं होगा, बिल्कुल आसान तरीके से आप ही जवाब दे रहे हैं सब। 38 नंबर प्रश्न क्या है, गीता है, गीता क्या है, गीता काव्य महाकाव्य है, नहीं, उपनिषद सॉरी उपनिषद है क्या, नहीं, अरण्य मतलब जंगल होता है, ये है क्या, नहीं, वेद है क्या, नहीं, ये करेक्ट नहीं है, ये तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। गीता एक प्रकार का उपनिषद ही है, गीता एक प्रकार से क्या है, उपनिषद है। 39 नंबर प्रश्न क्या है, गीता उपदेश देता है, गीता जो है उपदेश देता है, किसका देता है, गीता जो है किसका उपदेश देगा बताइए आप लोग, तो आप लोग कहेंगे कि बी नंबर हमारा क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, धर्म के बारे में यहाँ पे बताता है, धर्म जो है उसके बारे में कौन बताता है, तो गीता बताती है। गीता नाम लड़की का नहीं है बाबू, गीता जो है ना एक ग्रंथ है, गीता कोई लड़की उड़की का नाम नहीं है जो तू सोच रहा है एकदम कि लड़की है और हमारा उपदेश दे रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। गीता जो है उसकी बात किया जा रहा है जो एक प्रकार से क्या है बाबू, ग्रंथ है, क्या कहिएगा इसका, ग्रंथ है। आप क्या बताइएगा, बताइए तो क्या कहिएगा, क्या कहिएगा बताइए आप लोग, ग्रंथ कहिएगा, किसके बारे में बताता है, तो धर्म के बारे में बताता है या कर्म के बारे में, गीता एक प्रकार का उपदेश है जो धर्म के बारे में बताता है क्या, ये हम लोग, हमको तो लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा डाउट है इस प्रश्न में, इसका आंसर जो है ना ये धर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर जो है धर्म तो नहीं होगा, इसका आंसर जो है ये होगा कर्म के बारे में, ये होगा बिल्कुल सही हमारा आंसर। गीता जो है एक उपदेश देता है किसका, गीता कोई लड़की उड़की नहीं है, ये बात याद रख लो, कर्म के बारे में, ये इसका आंसर सही है, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न हम लोग के सामने प्रस्तुत किया गया है। 40 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि भारत माता की आंखें झुकी क्यों है, किसके कारण झुकी है, कोई चोरी कर लिया है क्या, इसके कारण वो आंख झुकाई हुई है क्या, हाँ कोई डकैती करी है क्या, अरे नहीं करी है, वो करा है कौन, तो अंग्रेज वालों ने डकैती ही का एक प्रकार से, किसके कारण, तो चिंता के कारण जो है हमारी भारत माँ की आंखें आज नम है और झुकी हुई है, एकदम आंखों जो है ना, आंख को जो है झुकाए हुई है, हमारी भारत माँ की आंख झुक चुकी है, किसके कारण झुका हुआ है, तो आप कहिएगा चिंता से, चिंता से जो है हमारी भारत माँ की आंखें क्या हो गई थी, झुक चुकी थी। 41 नंबर प्रश्न है हम लोग के सामने कि ग्राम्य किसकी रचना है, कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ले पूछा हुआ प्रश्न है, 2024 में ये पूछ दिया हुआ प्रश्न है कि भारत, ये ग्राम्य जो है किसकी रचना है, क्या कहिएगा, सुमित्रा नंदन पंत, डी हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है, डी हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। 42 नंबर प्रश्न क्या है, युगपथ किस कवि की रचना है, युगपथ किस कवि की रचना है, बताइए, आप कमेंट कीजिए इसका भी आंसर, हम फिर जो है आपको दोबारा से बोल रहे हैं इसका आंसर बताने के लिए, क्योंकि आप लोगों को हम पहले इस सब के बारे में कितना बार बोल चुके हैं, इसका आंसर सुमित्रानंदन पंत ही होंगे, क्योंकि यही इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये भी रचनाएं हैं। 42 के बाद हम लोग चलेंगे 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 43 नंबर प्रश्न हम लोग के सामने प्रस्तुत किया गया है कि 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस कविता की
शीर्षक कविता की है, कहाँ से लिया गया है ये बताइए आप। 30 कोटि संतान नग्न तन, आप बताइए कि कहाँ से ये लाइन लिया गया है। इसीलिए आपको हम बताए थे ना, कहे थे क्या, कविता को आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए। अगर मान लेते कि ये कविता का लाइन यदि याद नहीं रहेगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये 30 कोटि संतान नग्न तन जो है वो भारत माता से ही लिया गया है, वो भारत माता से लिया गया है। लेकिन जब हम टेस्ट देने के लिए जब जाएंगे, परीक्षा जब देंगे, बिहार बोर्ड की परीक्षा में जब बैठेंगे, अगर दोबारा से ये प्रश्न रिपीट कर दिया कि 30 कोटि संतान नग्न तन कहाँ से लिया गया है, तो उस समय आप कंफ्यूज हो जाइएगा, यदि आप कविता जो है उसको याद नहीं कीजिएगा तो। ठीक है, और ये भी प्रश्न जो है ना 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, देख सकते हैं, पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन हम बार बार कह रहे हैं, जो पूछा हुआ है उसी को हम क्या कर रहे हैं, कवर करवा रहे हैं, ताकि दोबारा से प्रश्न पूछे तो छूटे भी ना। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इसका आंसर ए बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। 44 नंबर प्रश्न हम लोग के सामने है कि गुंजन किस कवि की रचना है। रचना तो एक खा जाइए, आप कहिएगा ना, रचना जो है चाहे जैसे भी हो आप याद कर लीजिए, चाहे समझ लीजिए, चाहे जो भी कर लीजिए, रचना आप कवर कर लीजिए ना, तो आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ से तो कवर हो ही जाएगी। ठीक है, गुंजन किन की रचना है, तो गुंजन भी सुमित्रानंदन पंत का ही है, ये भी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, 2023 में ये पूछ दिया था क्वेश्चन। ठीक है, 44 के बाद 45 नंबर प्रश्न क्या है, 45 नंबर प्रश्न है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव क्या है, कैसा है, बताइए, आप कमेंट कीजिएगा। 45 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 45 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर आप क्या कहिएगा, तो आप कहिएगा इसका आंसर जो है अविच्छिन्न, बी ऑप्शन सही है, अविच्छिन्न, आप क्या कहिएगा, अविच्छिन्न कहिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे आप चलिए, नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न हम लोग के सामने है। 46 नंबर प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य के ने किस और आकृष्ट किया है, ये प्रश्न हम लोग के सामने है। 44 के बाद 46 नंबर प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस और आकृष्ट किया है। सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस और आकृष्ट किया है, अध्यात्मवाद की ओर आकृष्ट किया है, संकीर्णता की ओर आकृष्ट किया है, अतिवादिता की ओर आकृष्ट किया है, या समाजवाद की ओर आकृष्ट किया है, किसको कहिएगा आप बताइए। तो आप कहिएगा डी नंबर ऑप्शन में जो ऑप्शन दिख रहा है ना, वो आपको कहिएगा समाजवाद की कहिएगा। ये हमारा बिल्कुल क्या है रे, करेक्ट आंसर है। आप बताइएगा इसका आंसर क्या, सुमित्रानंदन पंत को। बाबू प्यार से बोल रहे हैं, पढ़ो, प्यार से अगर पढ़ोगे ना तो आपको प्रश्न छूटेगा ही नहीं। प्यार बड़ा शब्द जो है ना, बड़ा निर्मल भी है और बड़ा कष्ट भी देता है। प्यारा जो शब्द है ना वो बहुत अच्छा भी है और खराब भी है, एक प्रकार से कहेंगे तो। ठीक है, तो आप क्या कहिएगा इसका आंसर, जो समाजवाद